हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जूट टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल्स। पिछली वीडियो में हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंडर जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो सबसे पहला पॉइंट है एंशिएंट टाइम पीरियड का, मीन्स एंशिएंट इंडिया का पहले की बात हम कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक को यूज़ किया जाता था। पहले इंडिया में जो स्पिनिंग होती थी वो हाथ से ही की जाती थी और वीविंग भी जो होती थी हैंडलूम से किया जाता था। लूम क्या है? लूम कोई डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, वीव करते हैं, जिससे हम यार्न को क्लॉथ में या फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। उसे हम बोलते हैं लूम। तो पहले जो हम वीविंग करते थे वो हैंड लूम से ही करते थे। लेकिन अब क्या होता है, 18th सेंचुरी के बाद से हम यूज़ कर रहे हैं पावर लूम्स। लूम्स मीन्स मैंने बताया ऐसा कोई डिवाइस जिससे हम क्या करते हैं, वीव करते हैं। तो पावर लूम्स मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैंड लूम्स थे मतलब वो लूम्स जो हाथ से चलते हैं। यहाँ पर क्या है, पावर लूम्स, वो लूम्स जो किसी पावर सप्लाई से चलते हैं। और जो पावर सप्लाई होता है वो वाटर के फॉर्म में हो सकता है, स्टीम के फॉर्म में हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। तो इस पॉइंट में क्या था कि पहले जो टेक्निक्स हम यूज़ करते थे वो थी हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वेविंग। लेकिन अब हम क्या यूज़ करते हैं, पावर लूम्स। 18th सेंचुरी के बाद से हम यूज़ करते हैं पावर लूम्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कॉलोनियल पीरियड से रिलेटेड। तो कॉलोनियल पीरियड में क्या था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ सेटबैक। इंडिया में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ मीन्स वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज़ करती थी, जो ट्रेडिशनल मशीन्स को यूज़ करती थी, जैसे हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम। तो ये जिन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता था वो क्या है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो कॉलोनियल पीरियड में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया में सफ़र्ड अ सेटबैक, उनको क्या सफ़र करना पड़ा था, सेटबैक सफ़र करना पड़ा था, लॉस सफ़र करना पड़ा था, या उनका ज़्यादा मार्केट वो नहीं बना पा रहे थे। इसका रीज़न क्या था, इनएबिलिटी टू compete विद मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। इसका मेन रीज़न ये था कि इंग्लैंड से जो हमारी कंट्री में उस वक्त क्लोथ एक्सपोर्ट होते थे, इंग्लैंड में जो मिल में क्लोथ बने होते थे, जो इंडस्ट्रीज़ में मिल में क्लोथ बने होते थे, वो हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट होते थे। और हमारी कंट्री में हाथ से बने हुए क्लोथ की मार्केटिंग होती थी। तो ऑफकोर्स सी बात है कि जो क्लोथ एक हाथ से बना है और जो मिल में बना है उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो यही मेन रीज़न था जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ को क्या सफ़र करना पड़ा था, सेटबैक सफ़र करना पड़ा था। क्योंकि जो इंग्लैंड के क्लोथ होते थे उनकी क्वालिटी हमारे क्लोथ के अकॉर्डिंग बहुत बेटर होती थी और वो चीप प्राइस में भी अवेलेबल होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लोकेशन से रिलेटेड। तो इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पर होती थी। तो पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की जो लोकेशन होती थी वो मेनली महाराष्ट्र एंड गुजरात में ही होती थी। और महाराष्ट्र एंड गुजरात में ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन के क्या हैं, कुछ रीजंस हैं। तो वो रीजंस क्या हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट एट्सेट्रा। मीन्स महाराष्ट्र एंड गुजरात में क्या है, रॉ कॉटन अवेलेबल है। क्योंकि महाराष्ट्र एंड गुजरात में ब्लैक सॉइल पाई जाती है एंड ब्लैक सॉइल जो होती है कॉटन ग्रो करने के लिए बेस्ट सॉइल होती है। इसीलिए महाराष्ट्र एंड गुजरात में क्या है, रॉ कॉटन की अवेलेबिलिटी है, जो कि क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव थिंग है या एक उनके फेवर में है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती थी इसीलिए यहाँ पर सेटअप होती थी क्योंकि इनको अपना रॉ मटेरियल जो कि रॉ कॉटन है वो इजीली अवेलेबल होता था। देन महाराष्ट्र एंड गुजरात में अच्छा खासा मार्केट भी है। देन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी वहाँ पर अच्छी है और साथ ही साथ वहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं, जिससे क्या हो सकता है, ईज़िली हम जो हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हमारा आउटकम है उसको हम अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
वहाँ पे लेबर भी चीप प्राइस पे अवेलेबल है और मॉइस्ट क्लाइमेट भी है। तो इन सब रीजंस की वजह से जो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फेवर में है, इंडस्ट्रीज मेनली महाराष्ट्र एंड गुजरात में ही लोकेटेड होती थी। अब अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अभी की लोकेशन की बात करें तो इसमें दो चीज़ों को हम देखेंगे। तो जो स्पिनिंग सेक्टर है वो अभी भी सेंट्रलाइज है। कहाँ पर सेंट्रलाइज है? महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु के एरिया में। मींस जो स्पिनिंग सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं वो अभी भी सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु में ही होती हैं, यहीं पर सेंट्रलाइज हैं या यहीं पर कंसंट्रेटेड हैं स्पिनिंग सेक्टर की एक्टिविटीज़। बट अगर हम वीविंग सेक्टर की बात करें तो वो डिसेंट्रलाइज हो चुका है। डिसेंट्रलाइज हो चुका है मतलब वीविंग सेक्टर का जो स्कोप है वो अब बढ़ गया है और भी एक्टिविटीज़ जो हैं अब वीविंग सेक्टर में इंक्लूड हो गई हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा स्पिनिंग एंड वीविंग से रिलेटेड ही है। तो स्पिनिंग एंड वीविंग की बात करें तो इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। मीन्स जो इंडिया है उसका स्पिनिंग का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है स्पिनिंग का। बट अगर हम वीविंग की बात करें तो वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। वीविंग से क्या होता है, हमारा लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक बनता है। वीविंग जो है हमारी कंट्री में लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक सप्लाई कर रहा है। और इसका मेन रीज़न क्या है? कांट यूज़ हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस्ड इन कंट्री। जो वीविंग सेक्टर है हमारी कंट्री में जो हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस होता है उसे यूज़ नहीं कर पाता है। और उसे यूज़ क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्निक्स नहीं है, वीविंग सेक्टर हमारा इतना डेवलप नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स लिविंग टू फार्मर्स, कॉटन बॉल प्लकर्स, वर्कर्स engaged in गाइनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड डाइंग एट्सेट्रा। मीन्स जो कॉटन टेक्सटाइल होती हैं वो और लोगों को भी लिविंग या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं फार्मर्स। वो फार्मर्स जो कॉटन की खेती करते हैं उनको जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो लिविंग प्रोवाइड करती है। देन और किस किस को प्रोवाइड करती है? कॉटन बॉल प्लकर्स। वो लोग जो कॉटन बॉल को प्लग करते हैं, जो कॉटन बॉल्स जब खेती हो जाती है उसको निकालते हैं, उन लोग को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही है, लिविंग प्रोवाइड करा रही है। उसके बाद जो वर्कर्स गाइनिंग, स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग या और भी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनको भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या कर रही है? एम्प्लॉयमेंट या लिविंग प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय क्रिएटिंग डिमांड्स सपोर्ट्स अदर इंडस्ट्रीज़। वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सपोर्ट करती है? जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें क्या होती है? डिमांड होती है, या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होता है उसकी डिमांड होती है। तो इसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो डिमांड क्रिएट करती हैं, और जब ये डिमांड्स क्रिएट होती हैं तो इससे क्या होती हैं? अदर इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट मिलता है। तो वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सपोर्ट करती हैं? तो वो इंडस्ट्रीज़ हैं केमिकल्स एंड डाइज इंडस्ट्रीज़, क्योंकि जो कॉटन है उनको डाई किया जाता है। तो इस तरीके से केमिकल्स और डाई इंडस्ट्री को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है। उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल्स, जब कॉटन से कोई प्रोडक्ट बन गया तो उनको क्या किया जाएगा? पैक भी किया जाएगा ताकि उसको मार्केट में सेल किया जा सके, उसे एक्सपोर्ट किया जा सके। तो इस तरीके से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है पैकेजिंग मटेरियल वाली इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट कर रही है। देन इंजीनियरिंग वर्क्स एट्सेट्रा, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में मशीनरीज यूज़ होती हैं, तो मशीनरीज का यूज़ करके जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंजीनियरिंग वर्क्स इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही है और अदर इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न। मीन्स इंडिया जो है वो यार्न एक्सपोर्ट करता है। यार्न किस कंट्री को एक्सपोर्ट करता है? जापान को। नेक्स्ट पॉइंट है अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स। यहाँ पर यार्न की बात की, लेकिन अगर कॉटन गुड्स की बात करें तो हमारी कंट्री के जो कॉटन गुड्स के इम्पोर्टर्स हैं, जो हमारी कंट्री के कॉटन गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? USA, UK, रसिया,
नेपाल, सिंगापुर, अफ्रीकन कंट्रीज़ एट्सेट्रा। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमारी कंट्री के कॉटन गुड्स को इम्पोर्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉटन यार्न वर्ल्ड ट्रेड इंडिया 1/4 मीन्स अगर हम कॉटन यार्न के वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो इंडिया उसमें जो है 1/4 कंट्रीब्यूट करता है। कॉटन यार्न के पूरे वर्ल्ड ट्रेड का जो 1/4 पार्ट है वो इंडिया से ही जाता है। इंडिया ही कॉटन यार्न के 1/4 पार्ट का ट्रेडिंग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड इन गारमेंट्स 4%, लेकिन अगर हम गारमेंट्स में इंडिया की ट्रेडिंग की बात करें तो सिर्फ 4% है। इसमें तो पूरे वर्ल्ड ट्रेड में 1/4 है, लेकिन गारमेंट्स में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4% ही इंडिया कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ह्यूज डिफरेंस है यार्न और गारमेंट्स की ट्रेडिंग पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम फिर से स्पिनिंग एंड वीविंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पिनिंग मिल्स कॉम्पिटिटिव मीन्स हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, ना कि सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर बट जो हमारे स्पिनिंग मिल्स हैं वो ग्लोबल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। बट उसी के अपोजिट अगर हम वीविंग, नाइटिंग या प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करें तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। जो हमारी वीविंग, नाइटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो स्पिनिंग मिल्स के अकॉर्डिंग बहुत कम ही ग्रो हो पाई हैं और बहुत कम ही वो प्रोडक्शन करती हैं या बहुत लो प्रोडक्शन करती हैं। Can't use much of high quality yarn produced in country। वीविंग, नाइटिंग की बात करें तो ये सेक्टर जो है हमारी कंट्री में जो यार्न प्रोड्यूस होता है, स्पिनिंग मिल्स जो यार्न प्रोड्यूस करती हैं, हाई क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस करती हैं, वो ये इंडस्ट्री यूज़ नहीं कर पाती हैं। और यूज़ क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ इतनी डेवलप नहीं हैं, ये सेक्टर इतना डेवलप नहीं है कि वो इस यार्न को यूज़ कर पाएँ, या इनके पास वो मशीनरीज़, वो टेक्निक्स नहीं हैं कि वो इन यार्न को यूज़ करके फैब्रिक में कन्वर्ट कर पाएँ। Most of the production is in small units which cater to the local market। और वीविंग सेक्टर का जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है वो स्मॉल यूनिट्स में होता है। और जो ये स्मॉल यूनिट्स में प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ लोकल मार्केट की नीड को ही सेटिस्फाई कर पाता है, लोकल मार्केट की नीड को ही फुलफ़िल कर पाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा वीविंग, नाइटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, ना वो ज़्यादा अच्छा है, ना ही वो हाई क्वालिटी यार्न को यूज़ कर पाता है। और इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो स्मॉल यूनिट्स में हो रहा है जो सिर्फ लोकल मार्केट की नीड को ही फुलफ़िल कर पाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने गारमेंट्स को भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वीविंग इंडस्ट्री, वीविंग सेक्टर हमारा इतना प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहा है कि हम यार्न को किसी गारमेंट में कन्वर्ट करें। दिस मिसमैच ड्रॉबैक, ये जो मिसमैच है स्पिनिंग मिल्स और वीविंग सेक्टर में, वो क्या है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी कंट्री के लिए। वो ड्रॉबैक क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ यार्न को ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जब हमारे फैब्रिक में ही कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, यार्न को एक्सपोर्ट करेंगे। और इसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर से समझते हैं, एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझते हैं। स्पिनिंग मिल्स जो होती हैं वो यार्न का प्रोडक्शन करती हैं। तो एक यार्न को अगर हम सपोज़ 50 रुपीज़ पर केजी में सेल कर रहे हैं, और वहीं उस यार्न को अगर हम कन्वर्ट करें एक शर्ट में, और उस शर्ट को जो है हम लोग 500 रुपीज़ में सेल करें, तो एज़ कम्पेयर टू यार्न जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जो हमारा शर्ट है, वो क्या है, हमें ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, उससे हमारी ज़्यादा इनकम हो रही है, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, हम उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, स्पिनिंग मिल्स के प्रोडक्ट यार्न को ही सेल करना पड़ रहा है, जो कि हमारी कंट्री के लिए क्या है, एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है हमारी कॉटन टेक्सटाइल की प्रॉब्लम्स, मीन्स जो मेन प्रॉब्लम है हमारी कॉटन टेक्सटाइल की, उसे हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इरेटिक पावर सप्लाई, मीन्स हमारी कंट्री में जो पावर सप्लाई होता है वो रेगुलर नहीं होता है।
जिसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर पा रही हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्रीज़ की कि वो पावर सप्लाई उनको रेगुलर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनको मशीनरीज़ को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट है मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड। हमारी जो हम मशीन्स यूज़ कर रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उनको हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उनको हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपग्रेड करने की ज़रूरत है। स्पेशली वो मशीनरीज़ जो वेविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर में यूज़ हो रही हैं, क्योंकि जो मशीनरीज़ हम वेविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं वो हमारे यार्न को यूज़ ही नहीं कर पा रही हैं। तो एटलीस्ट हमें अपनी मशीनरी को इतना अपग्रेड करना है कि वो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे यार्न को क्या कर सके, प्रोसेस कर सकें। तो ये अनदर प्रॉब्लम है हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, कि हमारी मशीनरीज अपग्रेड नहीं है, उन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है लो आउटपुट ऑफ लेबर। जो हमारे लेबर हैं उनका आउटपुट लो होता है, मीन्स वो इतनी एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लेबर की कैपेसिटी है कि वो 100 यूनिट को प्रोड्यूस कर सकता है, बट वो 80, 50, 60 ऐसे आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे जो लेबर का आउटपुट है वो लो है। तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। हाँ, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका स्टिफ कंपटीशन है। स्टिफ कंपटीशन मीन्स टफ कंपटीशन है, किसके साथ, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री के साथ। क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बराबर की टक्कर दे रही हैं, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री की जो कॉस्ट होती है या जो प्राइस होता है इनके प्रोडक्ट का, वो सिमिलर होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का, या फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट से भी लो होता है, जिसकी वजह से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उन्हें एक टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो इस टॉपिक में हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे वो लोकेटेड है, और स्पिनिंग एंड वेविंग के बारे में भी हमने पढ़ा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।